मेजर प्रॉब्लम ये स्टेटमेंट आता है कि सर रिसोर्सेस कहाँ से क्या पढ़े। कंटेंट की कहीं प्रॉब्लम हो, हिंदी मीडियम के साथ खासकर रही है जीएस के केस में, तो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है कि कंटेंट जीएस में कहीं कहीं लैग करता है। तो सर इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी क्या आपके लिए? वन थिंग इज परफेक्ट कि एनसीईआरटी इज बेस, और इन केस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के केस में तो इज लाइक अ बाइबल। बट स्टूडेंट्स के मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं कि क्या एग्जाम फेयर तरीके से हो रहा है। इवन इन सम केसेस आप देखोगे कि एग्जामिनेशन बहुत फेयर भी हुआ होता है, तो भी स्टूडेंट उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेता है जल्दी ही। क्यों? बिकॉज उसे पता है कि ये मुझसे शायद नहीं बना। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उनको लगता है कि मुखर्जी नगर की गलियों में जाके ही यूपीएससी के दरवाजे खुलते हैं, बट कंपटीशन जो है आप लोगों का वो 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ है। आपका मोटिवेशन कैसे भी, अगर आप अप करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब वो डाउन हुआ था, और डाउन हुआ था इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा कमी है। हर स्टूडेंट को सपना होता है मुझे वो एक बार इंटरव्यू फेस करना था, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक प्रेशर रहता है। तो उसको कैसे डील करें एंड किस तरह आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी वही देखा जाता है। इंटरव्यूअर को एक बात पता होती है कि यार ये जो सामने खड़ा है, ये पर्सन जो है यहाँ तक आया है, इसका मतलब ये पढ़ा लिखा है। तो सर ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी में हम ये ड्रीम सेल करते हैं बच्चों को? ड्रीम सेल करना ये एक बहुत, मैं तो कहूँगा बढ़िया चीज़ है भाई। अगर ये पाप भी है तो ये अच्छा है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ऑप्शनल चैनल्स। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ अभिनव सर हैं। सो सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। सो सर स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभिनव सर को लेकर आइए, उनसे बहुत सारे डाउट्स हैं, राइट, एंड वो क्लियर आउट करना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं। एग्जैक्टली। एंड उनका मेजर प्रॉब्लम ये स्टेटमेंट आता है कि सर रिसोर्सेस कहाँ से क्या पढ़े, इतना कुछ अवेलेबल है। तो सर अगर आप थोड़ा बता पाएँ स्टूडेंट्स को कि किस तरह ज्योग्राफी ऑप्शनल को टैकल करें या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इस तरह का अप्रोच रखें, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। राकेश जी, एक बात क्लियर है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल हो या कोई भी ऑप्शनल हो, आई डोंट थिंक के जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी साहित्य, जो हिंदी मीडियम में काफ़ी फेमस है, ये सारे ही ऑप्शनल्स में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे दैट कंटेंट इज़ अवेलेबल, बट द प्रॉब्लम इज़ के कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब कि कंटेंट बहुत है और वो कुछ ज़्यादा ही है। तो मेन प्रॉब्लम ऑप्शनल के साथ, यस यू कैन से जीएस में प्रॉब्लम होती है, कंटेंट की कहीं प्रॉब्लम हो, हिंदी मीडियम के साथ खासकर रही है जीएस के केस में, तो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है कि कंटेंट जीएस में कहीं कहीं लैग करता है। बट ऑप्शनल की जो हिस्ट्री रही है 2011 के पहले भी था, और इवन वो 1000 नंबर का, 1000 अंकों का था। तो ये जो चीज़ है ये ऑप्शनल के साथ नहीं है, कंटेंट तो इज़ सफिशिएंट अवेलेबल है। कोई अगर बच्चा ऐसी कंप्लेन कर रहा है, इट मीन्स वो रॉन्ग कंप्लेन कर रहा है, वो कंप्लेनिंग नेचर है। अदरवाइज ऑप्शनल के साथ कभी भी कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन से दिस। एवरी एस्पिरेंट स्टूडेंट जब वो स्टार्ट करते हैं, सो हम सब ने सुना है एनसीईआरटी, ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सर जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो तब भी हमने स्टार्ट एनसीईआरटी से किया था। तो सर इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी क्या आपके लिए? वन थिंग इज़ परफेक्ट कि एनसीईआरटी इज़ बेस, और इन केस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के केस में तो इज़ लाइक अ बाइबल। मतलब आप ये बात मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का वो रोल नहीं है जो रोल ज्योग्राफी में है एनसीईआरटी का। मैं लिटरल इस बात को कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th क्लास की 2 बुक्स हैं और 9th क्लास की बुक। अगर इवन स्टूडेंट इतना भी कंप्लीट करता है, आई कैन डेफिनेटली से कि स्टूडेंट को उसके सारे क्वेश्चन रफली अराउंड 80% तो हमेशा एनसीईआरटी से मिलेंगे, केवल 3 बुक्स को पढ़ने पे। मतलब यूपीएससी इज़ नॉट टफ, वो कठिन नहीं है, बस हम अपने पढ़ने के तरीके से उसको कठिन बना लेते हैं। और ये बात एकदम परफेक्ट है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी से भी अपना माइंड मैप बनाते हुए चले, अपना फ्लो बनाते हुए चले, स्टडी का एक नेचुरल ग्रेजुअल प्रोसेस से भी वो अगर उसको कंप्लीट करता है, डेफिनेटली आई कैन श्योरली से कि उसे सफिशिएंट नंबर मिलते हैं इवन इन प्रीलिम्स। मैं तो आपको बताऊं, यूपीएससी ने स्टिल, जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी इज़ नॉट नाउ रिलेवेंट, अब यूपीएससी बहुत डायनेमिक हो गया है, यूपीएससी ने अपना नेचर चेंज कर लिया है, और इस कारण से अब एनसीईआरटी शायद कहीं रिलेवेंट नहीं है, कुछ डायनेमिक टॉपिक्स को वो कवर नहीं करती। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि स्टिल बीते 3-4 वर्षों में भी आपको दिखेगा यूपीएससी ने ज्योग्राफी के केस में एनसीईआरटी की लाइंस को कोट करते हुए क्वेश्चन पूछा है। भले ही वहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं था,
बट यस वो स्टेटमेंट्स जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं। तो ज्योग्राफी के केस में तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, और 3-4 बुक्स भी आप पढ़ लेते हो तो जीएस की ज्योग्राफी आप बहुत सफिशिएंटली मतलब ठीक ठाक तैयारी के साथ आप कवर कर जाते हो। रिसेंटली हम सब ने देखा राइट, एंड आपने भी जस्ट नाम लिया कि यूपीएससी ने ये चीज़ हाईलाइट करके दिया, बट स्टूडेंट्स के मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं कि क्या एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो रहा है। लाइक आपने बीपीएससी में देखा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। लिटरल बात तो ये है कि यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इर्रिस्पेक्टिव कि भाई ऐसा भी है कि हर एक स्टेट पीसीएस हो या ये ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सारी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इवन बॉडीज़ हैं। तो एक चीज़ तो परफेक्ट है कि आप क्वेश्चन मार्क किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी लगा लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे एक ह्यूमन नेचर है ये कि हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं। इवन इन सम केसेस आप देखोगे कि एग्जामिनेशन बहुत फेयर भी हुआ होता है तो भी स्टूडेंट उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेता है जल्दी ही। क्यों? बिकॉज उसे पता है कि ये मुझसे शायद नहीं बना, तो शायद ये फिर एक डाउटफुल थिंग है। बट यस अभी से बीते कुछ समय में तो इसके विथ एविडेंसेस मिले हैं प्रूफ कि यस कि कुछ धांधली हुई हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। बट आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि यूपीएससी के केस में ऐसा नहीं है। मतलब अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी ने अपनी लेगेसी को पूरा मेंटेन करा है। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता भी है तो आप ऐसा देखिए, आप किसी वनडे एग्ज़ाम को देखिएगा, कभी आप किसी एग्ज़ाम को देखिए, हर एग्ज़ाम अपने स्तर पर अपनी गरिमा को बनाए रखता है, ठीक है, अपनी लेगेसी को बनाए रखता है। बट इन केस आप कंपैरिजन करो, थोड़ा सा ब्रूटल हो ही जाए, हम अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि आप ये अपेक्षा रखते हो कि एक वनडे एग्ज़ाम और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो फिर प्री लेता है, फिर मेंस लेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, और मेंस में भी फिर वो 9 पेपर्स कंडक्ट करेगा, आपसे ऑप्शनल भी पूछेगा, जीएस भी पूछेगा, सीसेट भी पूछ लेगा। तो एक ऐसा एग्ज़ाम जो 40+ सब्जेक्ट्स की आप कह लो रिदम बनाता है, आप उसमें देखिए कि आप किसी वनडे एग्ज़ाम में जाएंगे कभी पेपर देने तो आप नोटिस करिएगा कि वहाँ पे एंट्रेंस में जब वो स्टूडेंट एंटर करता है वहाँ उसे ऐसे चेक करा जाता है जैसे अंदर कहीं वो बॉम्ब ना ले जाए। फाइन, उसकी वॉच उतार लेंगे, उसके ऑर्नामेंट्स उतार लेंगे, बेल्ट उतार लेंगे, शूज़ उतार लेंगे। बट आप कभी देखिएगा यूपीएससी के प्री के इवेंट सेंटर्स में जाकर वो आपकी हार्डली कोई चेकिंग करेंगे। वो आपको देखेंगे, आपका आधार कार्ड वगैरह, ये जो एडमिट कार्ड होता है, ये सब देखेंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा कोई खास चेकिंग नहीं होती, बिकॉज वन थिंग इज़ परफेक्ट ना, बच्चे को जब तक आएगा नहीं 100% है कि वो उस चीज़ को दिए गए टाइम पे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। पेपर लीक हो या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कुछ ऐसा नाम अंडरलाइन नहीं करूँगा कि ऐसी चीज़ होती है या कोई और चीज़ होती है। बट यस एक चीज़ परफेक्ट है कि अगर कोई एक पर्सन उस पेपर को सॉल्व कर सकता है तो वो एग्ज़ाम ही देता है। फाइन, मतलब आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई पर्सन केवल मोबाइल ले जाकर यूपीएससी का पेपर शायद सॉल्व कर जाए दिए गए टाइम में और प्री क्लियर कर ले। उससे तो मोबाइल से सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हो जाए। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम। सर ने तो मिथ्स बस्ट कर दिया। तो सर इसी तरह के कुछ मिथ्स हैं ऑप्शनल के लिए रिगार्डिंग भी, एंड हम सब ने सुना है राइट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ें, इसमें से तो आएगा नहीं राइट। तो कुछ मिथ्स हैं, तो सर आप उसको थोड़ा मतलब रोशनी डाल सकते हैं किस तरह के मिथ्स रहते हैं? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, खासकर हिंदी मीडियम में मिथ्स हैं। देखो, इसमें सबसे पहला मिथ तो ये है कि ये ऑप्शनल बड़ा ऑप्शनल है, ठीक है। सेकंड मिथ कहा जाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल इज टफ ऑप्शनल, मतलब ये कठिन ऑप्शनल है। ओके, तो मैं एक दो चीज़ें इसमें पहले क्लियर करता हूँ। यार, यू हैव टू मेक योर शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग, आपको आपके कंधे मजबूत करने होंगे। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कठिन है, बट एक चीज़ परफेक्ट है, ये कठिन नहीं है, लेकिन इसमें टेम्परामेंट की ज़रूरत है। मैं हमेशा ओरिएंटेशन, इवन हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बैच लॉन्च करा, तो बैच की स्टार्टिंग के साथ ही एक ओरिएंटेशन की क्लास होती है। आप देखिएगा तो शायद कुछ टाइम पे मैं उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कराऊँ। मैं उस क्लास में 2-3 बातें कहता हूँ कि भाई देखिए, आप बैच पे आ चुके हो, आप पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो, आप एक चीज़ जान लो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कुछ लोगों के लिए नहीं होता। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रटने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो ये फिर ऑप्शनल वर्क नहीं करेगा यार, ठीक है। एक चीज़ परफेक्ट है कि वो ऑप्शनल आपके लिए वर्क नहीं करेगा अगर आप किसी चीज़ को रट कर याद करने के हैबिचुअल हो। और स्टूडेंट इसको बहुत नेगेटिव लेता है
मतलब स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आप मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैं रट कर पढ़ने वाला हूँ, मतलब मैं एक नॉट दैट मच ब्रिलियंट, मैं उतना होशियार बच्चा नहीं हूँ इसलिए मैं रट कर याद करता हूँ। ऐसा नहीं है। स्टूडेंट जो रट कर याद करता है वो भी अपने एक प्रकार का, अपने एक टाइप का, अपनी एक कोटि का जो है वो स्मार्ट स्टूडेंट ही है, ठीक है। उसे बहुत लॉजिक नहीं चाहिए किसी चीज़ को याद करने के लिए। अदरवाइज ह्यूमन ब्रेन ऐसे इवॉल्व हुआ है कि हमें हर चीज़ याद करने के लिए एक लॉजिक चाहिए होता है, ठीक है। हम सबका फेस अलग है, तो हमारा जो माइंड है वो हर एक फेस से एक लॉजिक जनरेट करता है, उसे स्टोर करता है। तो जो बच्चा बिना लॉजिक के याद कर पा रहा है, जिसे हम सोसाइटी में थोड़ा सा रटना कहते हैं, वो गधा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो होशियार नहीं है, वो अपने एक टाइप का होशियार है। बट ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ ऐसा है कि आप इसे स्टोरी की तरह याद कर सकते हो। इसमें कंसेप्ट होते हैं, बहुत कभी चीज़ों को रटना नहीं होता। एक आधा ऐसा 2% तो हमेशा हर सब्जेक्ट में होता ही है। मतलब 98% आप कह सकते हो, और मेरी इच्छा 100% कहने की है, बट मैं फिर भी उसको 98% कहूँगा कि आपको कुछ भी रटना नहीं होता। आप उस बात को समझ गए, कन्विंस हो गए, एंड दैट्स इट। करेक्ट सर, एंड हम सब रिलेट कर सकते हैं। हमारे स्कूल टाइम पे जब हमें हमारी जो मम्मियाँ बोलती थी राइट कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, तो हम लोग डर के मारे पढ़ लेते थे या रट लेते थे, राइट। तो सर कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज हम सब ने एज अ वर्ल्ड फेस किया। मैं इसको वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूँ, कोविड-19 हमारा 2-3 ईयर्स, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स के सपने थे वो कहीं ना कहीं टूट चुके थे। एज रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो मैं इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ कि सर अभी एक रिसेंट एक वायरस फैल रहा है। सो सर ये कितना सीरियस है हमारे देश के लिए, एंड स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एज ग्रुप कहीं ना कहीं ये लास्ट ईयर है उनके प्रिपरेशंस का, तो कहीं भी मिस हो गया तो दैट इज़ एन इशू फॉर देम। देखिए, मैं यहाँ पर ना 2-3 पॉइंट रखूँगा। पहली चीज़ तो कि चूँकि हमारे साथ कुछ हो चुका है, मतलब नेशन के साथ कुछ हो चुका है, वर्ल्ड के साथ कुछ हो चुका है, तो हम बहुत जल्दी ही इस कंक्लूजन पर आने लगते हैं कि जैसा हुआ था या जितने बड़े स्केल पर वो हुआ था, शायद ये रिपीट ना हो जाए, राइट। तो हम बहुत जल्दी उस कंक्लूजन को ड्रॉ करने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि यार उतने लार्ज स्केल पर हो, इसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो है ऐसा नहीं है, पर इसकी पॉसिबिलिटी अभी उतनी तो नहीं है। तो ये सोचकर कम से कम आप अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हैं कि यस, अभी उतनी गंभीर स्थिति नहीं है कि हम उतनी गंभीरता से इस बारे में सोचें, या फिर अपने जो डिसीजंस हैं, बाई चांस मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अभी ये स्थिति आ रही है, अभी ये कंडीशन आ रही है, तो मैं आगे प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, या मैं सिटी ही छोड़ दूँ, फाइन। तो ऐसी कोई स्थिति फ़िलहाल तो नहीं है। तो मतलब इज़ नॉट दैट मच सीरियस, मतलब ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता से सोचें। यू कैन से कि हाँ थोड़ा कंसर्निंग है, बट अभी थोड़ा समय दें इस चीज़ को, अपनी तैयारी को अभी किसी भी तरीके से मोल्ड ना करें, चेंज ना करें कि वो जो है वो किसी भी तरह से इससे प्रभावित हो जाए। तो अभी तो कूल माइंड से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। यस, ये हो सकता है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसे सबसे अच्छा इज़ आप यूनिवर्स में किसी भी जगह से क्लास ले सकते हो, मतलब जो आपका वर्किंग यूनिवर्स है, मतलब आप जहाँ भी काम करते हैं, बाई चांस आप किसी एकदम रिमोट प्लेस पे भी रह रहे हो, दूर दराज के एरिया में भी रह रहे हो, तो भी आप तैयारी तो अपनी कर सकते हैं। आज ऑनलाइन माध्यम से जो है वो बहुत आसानी से और बहुत अफोर्डेबल, एंड सेकेंड थिंग इज़ वेरी क्वालिटिव, नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक रूप से ही नहीं, इज़ उसकी क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता के अनुसार भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज ऑनलाइन ने तो प्रिपेयर कर लिया है। मतलब यू कैन से कि शुरुआती कोरोना के शुरुआती दौर में तो ऑनलाइन एजुकेशन अपने फाउंडिंग फेज में ही था, अब वो एक मैच्योर फेज पे आ चुका है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ऑनलाइन इज़ फुल रेडी टू मेक इट श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो डोंट यू वरी अबाउट दिस। ओके, एब्सोल्युटली सर, एंड वी आर प्रेइंग फॉर द बेस्ट। एंड सर मैंने भी अपने टाइम में हमेशा एग्जांपल मैं खुद समझता हूँ कि एज ए एस्पिरेंट मैंने भी फेस किया है। मेरी जब फीस थी, मैं जब कहीं अपने गांव में जब मैं मतलब घर वालों से डिस्कस करता तो हमें जब कॉल पे डिस्कस करते तो हमें बोला जाता था 2 लाख रुपए फीस लगेगा, एंड आपका 1 साल का फीस है, आपको दिल्ली आके पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे रहने का खर्चा आपको पता ही है, राइट, रेंट। तो सर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो फेस कर रहे हैं फीस रिलेटेड, एंड हमारे स्टडी आईक्यू में हमने जो इनिशिएटिव लिया है, राइट, इतने बड़े बड़े फैकल्टीज़ ने मिलके कि हम जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमल रखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। तो सर वो इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो इज़ ये प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है। हर अमाउंट बड़ा होता है। मैंने अभी भी देखा है
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि यार सर एक्स नाम का जो प्राइस है या एक्स अमाउंट जो है ये स्टिल हमारे लिए हार्ड है। ठीक, आप आज से 4-5 साल पहले आ जाइए। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले मैं आपको लिटरल बताता हूँ कि 1.5-2 लाख रुपए फीस होती थी इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, अब ये तो फीस हो गई, और ये फीस भी जो है इंस्टीट्यूशंस एक बिग अमाउंट, या अगर आपने थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर लिया या जो भी कुछ रहा, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक सेट ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, अब वो उससे गुजरा, एक बड़ा अमाउंट वो दे देता है, फिर वो कुछ EMIs के फॉर्म में उसे पे करता है, रहना, खाना, और इवन बिलो स्टैंडर्ड्स। मतलब जैसे अगर मैं अपने घर में जिस तरीके से रह रहा हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मैं उस लिविंग स्टैंडर्ड को कभी भी बाहर मेंटेन नहीं कर पाऊंगा अगर मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये वन थिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, और अगर मैंने उसको मैच करने की कोशिश करी, आप बिलीव नहीं करोगे, डिज़ास्टर हो जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो वो इज़ लाइक अ डिज़ास्टर। उस अगर वो चाइल्ड अपने घर से 5-10 हज़ार रुपये मांग रहा है, वो 20-30,000 मांगने लगेगा, ऊपर से उसने इतनी बड़ी फीस दी है, तो उसके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चीज़ परफेक्ट थी कि ये 4-5 लाख के आसपास आने वाला खर्चा था, और मैं लिटरल आपको बताऊं तो मिडिल क्लास फैमिली इसे दे भी रही थी। और ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब आपको क्या लगता है क्या इंडिकेट करता होगा? ये इंडिकेट करता है कि वो जो फैमिली है उसके लिए चाइल्ड का रोजगार पा लेना से ज़्यादा ज़रूरी था कि उसका ड्रीम फुलफिल हो जाए। तो आप सोचिए, वो फैमिली जिसकी शायद ग्रॉस इनकम भी, या फिर पूरे साल भर की जो कमाई है या सेविंग्स है, या बीते 4-5 साल की सेविंग्स है, इवन वो सब कुछ 1-2 साल में अपने चाइल्ड पर वो इन्वेस्ट कर देता है। वो भी एग्ज़ाम लाइक UPSC, जिसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करें तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। और आज के टाइम पे आप देखोगे कि वही चीज़ जो शायद 4-5 लाख में आ रही है, उसमें से कई ज़ीरो हट चुके हैं। फाइन, ऑप्शनल की जहाँ फीस अगर मैं आपको कहूँ तो चलो फ्रेंकली से तो ये 1/4 इवन 1/5 पर आ चुकी है आज के समय स्टडी IQ में। जो ऑप्शनल की फ़ीस है या फिर जो कोर्सेज़ की फ़ी है, ये रफली अराउंड 1/5 विथ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब कि जो जैसा एजुकेशन, जैसा आपको चीज़ें शायद ऑफलाइन में भी नहीं दिखती होंगी, आपको वो सुविधाओं के साथ मिल जाता है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इवन उससे बहुत सारी अदर चीज़ें भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऑफर कर देता है। सो दिस इज़ अ थिंग, अफोर्डेबल है, बस आपको आपकी शिक्षा को प्राथमिकता पे रखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। 30,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, और स्टिल यू थिंक्स कि आपके पास अभी मनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास मनी तो है पर एजुकेशन के लिए वो नहीं है। करेक्ट सर। राइट। एंड सर आपने एकदम करेक्ट चीज़ बताई कि मोबाइल जो हम जिसमें 20-30 हज़ार खर्च दे रहे हैं, एंड मैं कहीं ना कहीं मैं चेक कर रहा था हमारे वेबसाइट पर जो कोर्सेज की फ़ीस है वो 16,000 लाइक करते हैं ऑप्शनल्स के लिए। एंड उसको अगर हम डिवाइड भी करेंगे पर मंथ, मुझे नहीं लगता वो 1300 से ज़्यादा होगा। और इवन इन सम केसेस वैलिडिटी के साथ आप अगर काउंट करें तो ये तो एब्सोल्युटली सर, मतलब और भी कम हो जाए। वी कैन सी कि अभी हमारा 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्रोग्राम चल रहा है, कुछ प्रोग्राम्स हम और इनिशिएटिव कर रहे हैं। सो सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लगता है कि उनको लगता है कि मुखर्जी नगर की गलियों में जाके ही UPSC के दरवाजे खुलते हैं, बट कंपटीशन जो है आप लोगों का वो 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ है, एंड उसमें से 0.01% ही स्टूडेंट शायद सिलेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको क्वालिटी एजुकेशन ही चाहिए। एंड सर आप जब पढ़ाते हैं राइट, तो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, सर हमारा ये एक स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है। बिहाइंड द कैमरा सर मैं आपकी भी स्ट्रगल के बारे में सुन आप बता रहे थे, तो सर एज ए एस्पिरेंट आपने भी फेस किया, तो आप कुछ बताना चाहते हैं कि वो स्ट्रगल से कैसे डील किया जाए? बिकॉज मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के साथ। देखो यार, इसमें फिर मैं थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप में ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। ठीक है, मैं एक बात बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ इस बात को कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम अप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं हूँ कि आप मुझसे पूछें कि आपको कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए। देखो, एक तो पहली चीज़ है, अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्रैंकली अगर मुझसे पूछें कि यार बाई चांस आपके घर के आसपास कोई रह रहा है, आपका कोई रिलेटिव है, या फिर आप ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप एडवाइस दे सकते हो ओपन माउथ, मतलब आप कह सकते हो कि यार ठीक है, गलत नहीं समझेगा वो मेरी बात को। फर्स्ट टाइम कोई मुझे सुन रहा होगा तो हो सकता है उसे ऐसा लगे कि दैट आई एम अ लिटिल हार्श, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा कह रहा हूँ। ठीक है, बट एक चीज़ परफेक्ट है कि अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो डियर UPSC इज़ नॉट फॉर यू। मतलब फिर मतलब आपको क्योंकि UPSC आपको इतने बार टर्न देगा
ठीक है, वो आपको सी सेट पढ़ाते हुए अचानक से ऑप्शनल पे उतार देगा, ठीक, तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि इतने बार वो टर्न लेगा। आपका मोटिवेशन कैसे भी, अगर आप अप करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब वो डाउन हुआ था, और डाउन हुआ था इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा कमी है। तो अगर किसी को बहुत मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, देन थोड़ा सा वेट करो, स्ट्रगल करो। और दूसरी बात है यार, आप कभी नोटिस करना, आपके पेरेंट्स कभी ये कहते हैं कि यार मुझे जॉब करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। कभी एक किसान वगैरह को देखिएगा, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे यार खेत में जाने के लिए ना मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये मेरे फादर कहते थे एक्चुअली, कि किसान को देखना, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है वो काम करने के लिए। रीज़न क्या है, उसको परिणाम पता है, उसको रिजल्ट पता है कि अगर डियर मैं आज उस फील्ड पर नहीं गया, ठंडी हो रही है, बारिश पड़ रही है, नीचे कीचड़ है, लेकिन अगर मैं अभी इस फार्म में, इस खेत में नहीं उतरा, तो एक चीज़ परफेक्ट है कि आने वाले 6 महीने में फिर मेरी फैमिली को फूड नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ना उसको ना नींद आती है, ना ही उसको जो है वो एंग्जाइटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो 3 बजे रात को भी उठ जाता है, ट्यूबवेल चलाता है और ठंड में वो खेती कर लेता है। उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जिस भी स्टूडेंट को ऐसा फील होता है ना कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, या फिर एक चीज़ आती है, आपने जो अभी कहा कि स्टूडेंट कहता है कि मुझे नींद आती है। मुझे तो 1-2 बच्चों ने कहा भी कि सर हमें पढ़ते समय कई बार जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हमें नींद आ रही थी। तो मैं उससे यही कहता हूँ, भाई अगर आपको नींद आ रही है तो आप ना एक्चुअली में आप अपना ग्रेवयार्ड खुद ही बना रहे हो। यू आर मेकिंग योर ओन ग्रेवयार्ड, आप अपने लिए कब्रिस्तान खुद ही खोद रहे हो। रीज़न इज़ कि आपको नींद आ रही है, इसका मतलब है आपको नहीं पता है कि आपके साथ लाइफ में आगे क्या होने वाला है। भाई नहीं, ये एक चीज़ परफेक्ट है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। एकदम अपर क्लास कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करता। मतलब जिसके फैमिली की इनकम, मैं तो ये लाइन खींच देता हूँ, जिस भी फैमिली की इनकम 25 लाख रुपए साल से ऊपर होती है, उस फैमिली का चाइल्ड यूपीएससी की तैयारी शायद नहीं करता। ठीक है, 90% केसेस पे। ओके, तो एक अपर क्लास है, वो तैयारी नहीं करेगा। और जो इसके नीचे आते हैं, वो एक चीज़ जान लो भाई, कि फीमेल हो तो एक फ़ोटो दिखा दी जाएगी आपको एंड पूछा जाएगा कैसा है। ठीक है ना, आपको उसके आगे का पता है ना पीछे का पता होता है। फाइन, इट इज़ डिवाइन थिंग कि आपको ये देखना पड़ेगा लाइफ में। और दूसरी चीज़ है, मेल हो तो वही पेरेंट्स जो आपसे पूछ रहे हैं ना अभी कि डियर भोजन करा या नहीं, 2 टाइम खाया कि नहीं, वो आपको 1 टाइम देने पर आपको दे विल गोइंग टू टेल यू कि इसका कॉस्ट क्या है। मतलब जो आप खा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। आपको आपके घर पे आपके पेरेंट्स चाहे कितना भी आप कह लीजिए दैट वो बहुत मुझसे प्रेम करते हैं या ये है, वो आपको बता देंगे। तो एक चीज़ परफेक्ट है कि आप जान लो कि आपके साथ लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपकी स्ट्रगल अपने आप ठीक हो जाएगी। सर आपने कुछ ज़्यादा ही हार्श रियलिटी बता दी सोसाइटी की, एंड दिस इज़ द रियल ट्रूथ अबाउट द सोसाइटी। एंड आपने सर मोटिवेट कर दिया काफ़ी हद तक, स्टूडेंट्स फील कर पा रहे हैं, राइट? नहीं, आप अगर से पॉजिटिवली देखोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेगेटिवली देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार लाइफ में आगे इतना बुरा होने वाला है। तो इतना बुरा नहीं होगा अगर आपका स्ट्रगल बहुत अच्छा होता है ना। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि आप ये जान लो कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और डियर अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो जिसने ईमानदारी से पढ़ा होता है, जितनी आईएएस की सैलरी है उस सैलरी से कम 5 गुना सैलरी आप लोगे। 2 साल बस आप अपने फील्ड पर वर्क करना, और एक थंब रूल दैट अच्छे से तैयारी करो, 18 महीने ठीक से पढ़ो। 18 महीने में से 10 महीने तय कर लो कि बिस्तर पे नहीं सोओगे, टेबल पे खाना खाओ, उसी पे बैठो, उसी पे पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक टेबल पे बैठे बैठे नींद ना आने लगे। इसके बाद देखिएगा आपको या तो सिलेक्शन मिल जाएगा, और नहीं तो जितनी आईएएस की सैलरी होती है उससे 5 टाइम्स सैलरी आप लोगे। 2 कंडीशन रखना, अगर आपको चाहिए 6 डिजिट सैलरी, ठीक है, रफली अराउंड 10-15 लाख के आसपास का पैकेज, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसके टॉप 2 सिटीज़ में स्विच कर जाना, और जो काम सबसे अच्छे से आता है वो काम 2 साल करना, आपको ये सैलरी मिलने लगेगी। और अगर इसके ऊपर चाहिए है तो अच्छे से पहले पढ़ाई कर लो, फिर इंडिया की 4-5 बड़ी सिटीज़ में से किसी एक में शिफ्ट होना, वो काम करना जो अच्छे से आता हो। 2 साल के अंदर आपको, मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो, 2 साल में आपको ये सैलरी मिलने लगेगी। तो या तो यूपीएससी आपको पोस्ट दे देगा अगर आप ईमानदार हो तो, और नहीं तो आपको सैलरी दे देगा। तो वन थिंग इज़ परफेक्ट, बुरी चीज़ नहीं है। सर मैं आपकी कुछ बातों से डिसएग्री करूँगा। जब आपने मुझे पहली बार बताया था, राइट, कैमरा में भी, कि मैं अच्छा मोटिवेटर नहीं हूँ, बट सर यू आर अ वेरी गुड मोटिवेटर एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट विद दैट।
क्योंकि हम सब एक ड्रीम लेके आए हैं, हमने भी स्ट्रगल किया हमारी लाइफ में और यहाँ तक पहुँचे। एंड जब हमें लगता है कि अब जब हमने स्ट्रगल फेस कर लिया तो हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि ये मिस्टेक नहीं कर सकते, बट स्टिल वो गलतियाँ होती है रिपीटेडली। तो सर आपसे मुझे कुछ क्वेश्चंस थे पर्सनली कि स्टूडेंट्स बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं 2026-27 के लिए, जो भी अर्ली स्टार्टर्स हैं, ठीक है, तो वो हमेशा उनके माइंड में होता है कि पहला अटेम्प्ट दे देते हैं, बस चेक कर लेते कैसा आता है पेपर। तो वो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट भी वेस्ट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर साल में एक बार आता है एंड अगली बार पेपर आएगा तो उनका 2 साल वेस्ट हो जाएगा। तो सर उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो यार, ये मत करो, ठीक है। अगर आपको देखना ही है एग्ज़ाम हॉल फियर क्या होता है, एक तो ये जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, वो 2 रीज़न से करते हैं। अगर उन्हें नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो ये जान लो कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। आप 2 चीज़ चेक करने जाते हो, एक एग्ज़ाम हॉल फियर और एक एग्ज़ाम हॉल मैजिक। एग्ज़ाम हॉल में दोनों होता है यार, ठीक है। एक वो लाइन जो आपने रेलवे स्टेशन में अखबार पढ़ते समय कहीं पढ़ी थी, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ना याद आ जाएगी। और वो लाइन जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप 10 दिन से पढ़ रहे होगे और वो अखबार ऐसे सिर पे दे रहे होगे कि यार ये याद हो जाए, ये पक्का आएगा, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आप भूल जाओगे उसको। तो एग्ज़ाम हॉल में ना अपना एक मैजिक भी होता है, एकदम भूली बिसरी यादें याद आ जाती हैं और क्वेश्चन बन जाता है। और एक एग्ज़ाम हॉल फियर के कारण आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हिट एंड ट्राई के लिए जा रहा है, तो आई एम डैम श्योर कि वो यही देखने जा रहा है कि मेरे साथ क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ मैजिक होता है या मेरे साथ फियर के कारण मिस्टेक होती है। तो जो लोग जाते हैं वो इस कारण जाते हैं। अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो एक चीज़ जान लें कि यार नहीं जाना चाहिए। मतलब यूपीएससी टेस्ट करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। मतलब आप सोचो कि थोड़ा चख कर देख लेता हूँ कि कैसा है, तो उसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा। तो और इससे एक प्रॉब्लम भी हो जाती है कि आपका अटैम्प्ट वेस्ट हो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, और मैंने बहुत दिनों से अपडेट नहीं रखा है, शायद रफली अराउंड 6 अटैम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको अपना अटैम्प्ट वेस्ट करना चाहिए। आपके पास टाइम है। एक तो आप जब अटैम्प्ट देने जाते हो उस टाइम ठीक से नहीं पढ़ रहे होते हो, ठीक है। आपको पता है यार मुझे एग्ज़ाम देना है और वो एग्ज़ाम जो है अभी मेरा फाइनल अटैम्प्ट नहीं है, तो मैं उतने अच्छे से पढ़ नहीं रहा होता हूँ। तो इसके बजाय ये जो आप 4-5 महीने ख़राब करते हैं, बजाय इसके यू कैन प्रिपेयर मोर शार्पली। आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लो, अपना ऑप्शनल तैयार कर लें। आपका जो जीएस के की पिलर्स हैं, जो शायद उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते यूपीएससी के प्री में, आप उन्हें प्रिपेयर कर लें। ऑप्शनल और एथिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें तैयार कर लें और अपना एक अच्छा अटैम्प्ट दे लें। तो बजाय इसके कि अटैम्प्ट वेस्ट करना, ये ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। सर हम बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ रहे हैं अभी, वर्ल्ड्स में वोल्केनो इरप्शन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। अभी हम दिल्ली में हैं फ़िलहाल, सो हम देख ही रहे हैं पॉल्यूशन। तो सर आपको क्या लगता है इसमें एज अ सोसाइटी हमें पूरा चेंज होना है, या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजंस हैं, या एज अ सोसाइटी हम एक्सेप्ट नहीं करते? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये इज़ अ कोर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक टॉपिक होता है ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं, मतलब मानव अधिवास क्या होते हैं, कहाँ कहाँ मानव रहते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमें तो एक बहुत मजाक में लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें बहुत मजाक में लगता है कि मानव ने कुछ कर दिया। अगर आप अभी पूछो कि ह्यूमन ने क्या कर दिया नेचर के साथ, बोले इंडस्ट्री लगा दी, उद्योग लगा दिए, उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। भाई आप बिलियंस ऑफ $US खर्च करती हैं गवर्नमेंट कि भाई हमें जो है वो एक फॉरेस्ट बचाना है। भाई वो फॉरेस्ट क्यों नहीं बच रहा है? एन नंबर ऑफ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिस प्री इंडस्ट्रियल एरा में हमने आधा नेचर ख़राब कर दिया था। फाइन। तो क्लाइमेट चेंज या ये सारी चीज़ें इज़ लाइक अ थिंग जो हमें रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई है। ये साइलेंट स्प्रिंग एक बुक आई थी यूएसए में, उसके बाद तो इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट डिस्कवर हुआ, मतलब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया, अदरवाइज़ ये पढ़ाया भी नहीं जा रहा था। फाइन। तो ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमने कैटल्स को जंगलों से बाहर निकाल लिया। अब कैटल्स उतने जंगलों में नहीं है, मवेशी अब जंगलों में उतने नहीं पाए जाते जितने पहले थे। वो ईजी शिकार थे एक टाइगर का। आप टाइगर रिजर्व बना लो, टाइगर को अच्छे से बचा लो, सब कर लो, पर टाइगर की पॉपुलेशन कभी उतनी नहीं पहुंच पाएगी जितनी पहले थी। रीज़न उसका जो ईजी फूड था, ह्यूमंस ने उसको इवोल्यूशन में ही बाहर निकाल लिया। अब जब आप बाहर निकाल लोगे ईजी फूड को, तो उतना उसके प्रीडिएटर की, उसके शिकारी की उतनी पॉपुलेशन अब कभी नहीं जाएगी। तो हमें जो लगता है ना कि हमने अभी 200-300 साल में या 250 साल में जो जंगल काट दिए, उससे इन्वायरमेंट ख़राब हो गया।
तो डियर इन्वायरमेंट तो हमारे ना इवोल्यूशन के साथ ही खराब हुआ था। मतलब हमने जो पर्यावरण के साथ पाप करा है वो अभी नहीं हुआ है, वो तो तब से हो रहा है जब से हमने जंगल छोड़े थे, और जंगल छोड़ने के बाद हम एक एंथ्रोपोसीन एरा में आए, तब से ही नेचर के साथ ये हो रहा है। सो बड़ा पाप है तो इसके लिए बड़ा फल मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करके इसके बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे कभी, तो मैं उसमें बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। एब्सोल्युटली सर, हम इस पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग सब वर्क कर रहे हैं, राइट। एंड हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। और मैं ये सब इसीलिए आपसे पूछा था क्योंकि सर इंटरव्यू में आपका अप्रोच देखा जाता है, आपका मेंटालिटी देखा जाता है। आप शायद पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, बट एक जो पर्सनैलिटी होता है, आपका जो व्यू पॉइंट होता है, वो आपको एक जर्नी के थ्रू ही पता चलता है। एंड वो आप जब चेंज ला सकते हैं अपने अंदर, एज ए सोसाइटी में आप बदलाव ला सकते हैं, तभी आप एक IAS ऑफिसर बनेंगे। तो सर मैं इंटरव्यू पे डिस्कशन करना चाह रहा था क्योंकि हर स्टूडेंट को सपना होता है मुझे वो एक बार इंटरव्यू फेस करना था, और वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक प्रेशर रहता है। तो उसको कैसे डील करें एंड किस तरह आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी वही देखा जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो सर प्लीज़ अगर उस पर थोड़ा आप अगर पॉइंट बता पाएँ कुछ। या देखो, ऐसा नहीं है, इंटरव्यू ना एकदम जनरल होता है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू उतना कोई टफ नहीं होता। ठीक, ये जो कई बार दिखाया जाता है UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसा होता है फिर वैसा होता है, तो बताइए कि इसमें किस प्रकार की कंडीशन होगी। कोई एकदम जैसे कह रहे हैं ना पहेलियाँ टाइप के क्वेश्चन हो गए, वो ऐसे क्वेश्चन चलो कभी उन्होंने परेशान करने के लिए पूछ लिया हो किसी बच्चे से कि भाई वो कितने जल्दी एकदम उसके अंदर एग्जाइटी आ जाती है, तो ठीक है। इंटरव्यूअर ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक दो क्वेश्चन बच्चे को परेशान करने के लिए, कि देखते हैं कि क्या इसका टेम्परामेंट है। अदरवाइज इंटरव्यू बहुत लॉजिकल होता है। इंटरव्यूअर को एक बात पता होती है कि यार ये जो सामने खड़ा है, ये पर्सन जो है यहाँ तक आया है, इसका मतलब ये पढ़ा लिखा है, गधा नहीं है। ठीक है, इसने प्री निकाला है जो रफली अराउंड 0.01% निकाल पाते हैं, 40 सब्जेक्ट पढ़ के आया है, हिस्ट्री से लेके मैथ्स तक, मतलब 2 कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट तक उसने पढ़े हैं, और उसका वो एक्सपर्ट है, तब वो यहाँ तक आया है। मतलब इंटरव्यू एक नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्योर पर्सनैलिटी टेस्ट। और पर्सनैलिटी टेस्ट में वो 2-3 चीज़ें, जैसे मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। आप रास्ते पर चल रहे हो, आपको मैं मतलब रियल टाइम पे, आप कभी बाहर चले, मैं आपको रियल टाइम पे बताऊं, आप किसी भी पर्सन के पूरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ 5 मिनट की बात करके बता सकते हो। और इंटरव्यू का बेस क्या है भाई? आप 10-15 मिनट की बात करके किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसे चेक कर सकते हो? कई लोग सोचते होंगे ऐसा। मैं आपको लिटरल बताता हूँ, आप 5 मिनट में पता कर सकते हो। अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जाइए, रास्ते चलते हुए किसी व्यक्ति से, 18-19 साल 20 साल का भी हो, इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, आप उससे रैंडमली बात करिए, वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको 5 मिनट में बता देता है। और अगर आपको फील करना हो तो आप नोटिस कर लीजिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं, उनके फादर अगर पुलिस, फौज या बड़े बिजनेसमैन थे, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पता चल गया था। रीज़न, वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, और वो सबसे पहले ना वो यही बता देते हैं कि पता है मेरे फादर ना पुलिस में है। फाइन, तो आप 5 मिनट में पता चल जाता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ लगाता है। वो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऑब्जर्वेट कर लेता है। उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि यस, ये व्यक्ति पहले कैसे बाल रखता होगा, और आज जो है वो ज़्यादा तेल पानी लगाकर जो है बालों को सेट कर कर आया है, पर पहले हेयर स्टाइल कुछ और थी। आज चलने का तरीका, जैसे मैं आपको बताऊं, बॉयज़ में बहुत होता है। अगर कोई मेल जो है बहुत फॉर्मल नहीं पहनता और इंटरव्यू के टाइम वो फॉर्मल पहन रहा है, तो जैसे फॉर्मल में शूज़ होते हैं, जैसी क्लोथिंग होती है, अगर वो वैसा पहले से नहीं पहन रहा होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, वो उसके चलने के तरीके से, उसके बैठने के तरीके से, उसके जेस्चर पोस्चर से पता चल जाता है विदिन 5 मिनट्स कि पर्सन फॉर्मल नहीं पहनता था। भाई, तो इंटरव्यूअर तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करता है। आपको बहुत लग रहा होगा कि वो मेरे आंसर नोटिस कर रहा है, वो आंसर नोटिस नहीं करता। मेरे एक स्टूडेंट कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, फाइन, उनका इंटरव्यू था और उसने मुझे बाहर आकर बताया कि यार मेरे इंटरव्यू में ना मैंने सबसे ज़्यादा वर्ड जो बोला है वो है सॉरी। फाइन, उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे ज़्यादातर का आंसर या तो मुझे पता नहीं था, या तो मैं जो दे रहा था वो शायद सही नहीं था। तो सबसे ज़्यादा बार मैंने वहाँ सॉरी बोला था कि यार गलती हो गई सर, सॉरी सर, ये इस टाइप की चीज़ है।
मैं लिटरल बताता हूँ, उसके ऑन एन एवरेज मतलब मार्क्स तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट यस उसके मार्क्स बेटर थे एज़ कम्पेयर टू अदर जो बेंच वहाँ बैठी थी, पैनल जो बैठा था, उस पैनल ने एवरेज जो मार्क्स दिए बाकी के स्टूडेंट्स को, उससे अच्छे मार्क्स थे उसके। मतलब वो नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं, और ना ही आपको ऐसा लगे कि यार मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया, जबकि हो सकता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए हो कि यस यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो इज़ नॉट अ बिग टास्क। मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे कम टेंशन लेनी चाहिए इंटरव्यू की, सो फील फ्री। सर आपसे बात करके लग रहा है आपने इतने आसानी से सब कुछ समझा दिया, एंड ऐसा लगता है बात करते ही चलें, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, हर एक एस्पिरेंट्स का होता है कि हमें यूनिफॉर्म में जाना है, आईपीएस आईएएस, राइट, एंड सबको सबका ड्रीम होता है आईएएस जॉब में जाना, लाल बत्ती। तो सर ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी में हम ये ड्रीम सेल करते हैं बच्चों को? देखिए, एक एक दो बातें यार इसमें। एक चीज़ है कि आप यूपीएससी की तैयारी सोसाइटी के कारण कर रहे हो। आप क्या खाना खाते हो से लेके आपका क्या सपना है, सब कुछ सोसाइटी ने डिसाइड करा है, आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप किसके लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सैलरी के लिए तो नहीं कर रहे हो। मैं बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि अच्छी सैलरी मिलेगी, तो अच्छी सैलरी नहीं है। मतलब ये सैलरी के लिए नहीं करने वाली जॉब है, ये करी जाती है अटेंशन के लिए, ठीक है। मतलब बच्चा तैयारी क्यों करता है, वो तैयारी इसलिए करता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी मेरा कोई मित्र है, उसका सालाना पैकेज जो है वो 50 लाख है, और उसके मोहल्ले में कोई नहीं जानेगा कि भाई कोई व्यक्ति है जिसका 50 लाख का पैकेज है, अनलेस और अंटिल वो बहुत महंगी कार वगैरह ना खरीद ले। पर अगर आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति है जो शायद आप कह लीजिए 2 स्टार होल्डर, एक वर्दी वाला व्यक्ति है, पूरा मोहल्ला जानेगा कि भाई इस मोहल्ले में एक्स नामक प्लेस पर एक पुलिस ऑफिसर रहता है। अरे इवन वो पर्सन कांस्टेबल भी है तो भी पूरा मोहल्ला जानता है। तो रीज़न क्या है, वो यूनिफॉर्म जो है वो पावर का इंडिकेशन है। तो जो पावर होती है ना, आप सभी लोग किसके भूखे हैं, बच्चा रोता क्यों है, ठीक है, कोई बच्चा है वो रोने क्यों लगता है, वो रोता इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि उससे देखा जाए। ह्यूमन इवोल्यूशन ने ही हमें बताया है कि हमें अटेंशन चाहिए होती है, हम वी वांट्स कि हम सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहें, सब हमें देखें। और आज सोसाइटी ने बना दिया एक सिविल सर्वेंट को एज अ सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो सिंघम देख रहा है, वो ये देख रहा है कि यस सोसाइटी से रिस्पेक्ट करता है, दैट्स व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर। और ये कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ पाना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, आई वांट कि भाई लोग मुझे देखें, सोसाइटी मुझे जाने, मेरी फैमिली को जाने, और इसके लिए अगर वो चाह रहा है प्रिपेयर करना, तो प्रिपेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। बस बुरी बात है कि ठीक से प्रिपेयर ना करना, फाइन। और ड्रीम सेल करना ये एक बहुत, मैं तो कहूँगा बढ़िया चीज़ है भाई। अगर ये पाप भी है तो ये अच्छा है। वाई? क्योंकि किसी का तो फुलफिल हो ही रहा है, मतलब कोई तो पढ़कर सिलेक्शन ले रहा है। तो 1000 टाइम्स आई कैन से कि अगर किसी का सपना पूरा हो रहा है, आप उसका ज़रिया बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस वो पर्सन इससे सेटिस्फाई होना चाहिए, और जिसका फुलफिल नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे वो, मान लीजिए मैं तैयारी करा रहा हूँ, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक का सिलेक्शन हो गया, 2 का सिलेक्शन हो गया, या फिर 98 का नहीं हुआ, तो उन 98 के सिलेक्शन के लिए मैं अपने आप में आंसर कर सकता हूँ कि भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हो सकता है कि आपने ठीक से ना पढ़ा हो, लेकिन किसी का तो हो रहा है। आप खैर इज़ अ वेल नोन थिंग के पढ़कर बच्चों का हो रहा है, आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली होगा। मेक श्योर कि आप मेहनत करते रहें बस। सो सर आपने पूरा का पूरा जर्नी बता दिया कि ड्रीम से मेहनत, मेहनत से कैसे हम ड्रीम तक पहुँचे। सो ये पूरा का पूरा जो जर्नी आपने शेयर किया, स्टूडेंट्स और मैं खुद रिलेट कर पा रहे हैं। एंड सर आपकी क्लासेस में भी हम ऑब्वियसली इतना ही इंटरेस्टिंगली हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, राइट। एंड सर लास्ट जो मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम देंगे 2025 में, उनके लिए आपके लिए एक लास्ट संदेश जो कि बहुत छोटा सा हो। 2025 में करेक्ट। ठीक, अच्छे से एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम हॉल को एंजॉय करो यार। मतलब मैं एक सच बात बताता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको फील हो जाएगा, जो आप फील करोगे आप लाइफ टाइम उसको याद रखोगे, ठीक है। अगर आप फेल भी होते हो ना, तो मैं एक बात एकदम सच बताता हूँ, आप फेल भी होगे तो एक दिन ऐसे एकदम साइड में बैठ के आप 2-4-5 मिनट रोगे, उसका सब ठीक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम फेलियर बहुत बुरा नहीं लगता है। तो ना इस पूरे एक फर्स्ट अटैम्प्ट को ना एंजॉय करना, एग्ज़ाम हॉल जो आना, देखना वहाँ से पेपर खुलते खुशबू आती है, ठीक है, उसको एंजॉय करो, ठीक से पढ़कर जाओ, मेहनत। और अभी से अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब मानकर चल रहा हूँ 25 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कुछ टाइम पहले से तो पढ़ रहे होगे।
तो एक चीज़ करना कि अभी से ना बिस्तर पर सोना बंद कर देना। आप टेबल चेयर पर बैठिए। मैं तो ये क्लास में एन नंबर ऑफ टाइम्स बोलता हूँ। और एक बच्चा है, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनके नाम में वो एक्चुअली में यूज़र नेम है ना, सिर्फ उनका सरनेम दिखता है, एक के करके कुछ लिखते हैं वो, ठीक है। तो वो हमेशा कहते हैं कि सर आपके कारण ना मेरे पीछे पीठ में दर्द होने लगा है। वाई आई ऑलवेज सेज कि अगर आपको इस वर्ष एग्ज़ाम देना है, मतलब जिस वर्ष एग्ज़ाम देना है वो वाला कैलेंडर पर लग गया है अगर, तो आप टेबल चेयर पर बैठिए, वहाँ खाना खाइए, वहाँ पढ़िए। और आपको अगर टेबल चेयर पर नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब है अभी पूरी जान निकली नहीं है। उस टेबल पर निकालो और तब तक पढ़ो जब तक कि वहाँ पर सोने लायक कंडीशन ना आ जाए। टारगेट बनाकर पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि बैठे ही हैं तो बस बैठे हैं, टारगेट बनाकर पढ़ो। टारगेट कंप्लीट हो गया तो यू कैन टेक अ रिलैक्स, आप 4-5 घंटे का रिलैक्स ले सकते हो, 6 घंटे का। बट यस, टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होता, डू नॉट स्किप दैट प्लेस। अब आप उस टाइम पे आ गए, मतलब दिस इज़ लाइक अ वॉर टाइम, आपके लिए वॉर टाइम है। अगर आपने प्रिपेयर करा, ठीक से करा, तो आगे बहुत अच्छी लाइफ है। अदरवाइज फिर देर इज़, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पार्ट है। यस, आगे अटैम्प्ट भी दे सकते हो, बट फिर भी अभी तो है टाइम, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो स्टूडेंट प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्रीली आपको हम पढ़ा रहे हैं, राइट। एंड हमारा जो चैनल का नाम है वो है यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी IQ। सो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उधर आपको डेली लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड अभिनव सर के भी वहाँ पे लेक्चर्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। थैंक यू।